Hello students, very good afternoon to one and all. In this video lecture, we will discuss about the structure and functions of carbohydrate. This whole topic is divided into two parts. The first part is related with the basics of carbohydrate, their classification, and with the monosaccharides. And the second part is related with the disaccharides and polysaccharides. सो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को के बेसिक्स को देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आपके हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जैसे कि अगर हम इसके इसका जो वर्ड है अगर हम उसको उसको हम डिवाइड करें दो पार्ट्स में तो इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और वी कैन से दैट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कीटोन्स या एल्डिहाइड्स क्या होते हैं लॉन्ग carbon chain that is associated with either CHO group और C double bond O group। दोनों ही क्या होते हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड आपका मार्जिन पे है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका CH होगा। लेकिन अगर मार्जिन पे नहीं होके यानी बोथ एंड्स पे नहीं होके अगर ये सेंटर में कहीं पे है तो ये क्या होगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा यानी कीटोन ग्रुप होगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एसोसिएटेड विद वेरियस और इन्हें मोर देन वन OH ग्रुप के साथ अगर एसोसिएटेड होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला देखते हैं तो दिस इज अ CH2O, ठीक है। तो यहाँ पे C H और O अगर इनके हम रेशो की बात करते हैं तो दिस इज 1:2:1, ठीक है। इसके अलावा कई कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर ये ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। लाइक अगर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे तो सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज आपका वुड में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। ईच ईयर photosynthesis converts more than 100 billion metric ton of CO2 and H2O into the cellulose and other plant products. Certain carbohydrates जो अच्छा इनके फंक्शन की बात करते हैं तो दे आर परफॉर्मिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस लाइक they can be used as a dietary staple, they can be used as a structural and protective element in the cell wall of bacteria, in the cell wall of animals and in the cell wall of plants and other organisms like microorganisms में भी carbohydrate present होती है। carbohydrate protection कैसे करता है, this is somewhat related with the cell biology। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना लाइक आपको मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है तो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप किसी भी न्यूक्लियोटाइड अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट को अटैच करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है स्केलेटल जॉइंट्स में। इसके अलावा रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, एडिशन मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है, ठीक है, सिग्नल की तरह वर्क करता है। तो ये सारा पोर्शन जो होता है इसको डिटेल में हम सेल बायोलॉजी में देखते हैं कि किस तरह से ये वहाँ पे सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं या सेल एडिशन मॉलिक्यूल में वर्क करते हैं। यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए इन द एज फार एज कंसर्न विद द बायोकेमिस्ट्री कि कार्बोहाइड्रेट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका बेसिक कॉम्पोजिशन क्या रहता है और उनके जो मेन फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं इसमें। नाउ अगेन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये आपके मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड डिपेंड कि कितने कार्बन नंबर से ये बना है, ठीक है। तो कितने कार्बन है या कितने आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप उसमें अटैच्ड हैं तो इसको हम मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स में डिवाइड करते हैं। तो सेकेराइड मीन्स क्या होता है, इट्स मीन्स शुगर। मोनोसेकेराइड या सिंपल शुगर जो होती है उसमें क्या होता है सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड जिसे हम जानते हैं, हम जब भी कार्बोहाइड्रेट मीन्स हम उसको क्या समझते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होते हैं दैट इज द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड एंड समटाइम रेफर टू एज डेक्सट्रोज। ऑलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप या मोनोसेकेराइड्स की जो यूनिट होती हैं, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स यूनिट के पॉलीमराइजेशन से आप कह सकते हैं कि आपके मोनोसेकेराइड्स ऑलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन है। तो ऑलिगोसेकेराइड में लेस देन 20, ठीक है, लेस देन 20 आपके मोनोसेकेराइड यूनिट्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम इसे क्या कहेंगे ऑलिगोसेकेराइड कहेंगे, और मोर देन 20 होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज द पॉलीसेकेराइड यूनिट।
ठीक है। डाइसैकेराइड्स में बेसिकली आपके सुक्रोज और केन शुगर आती है, जिसमें आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। यानी ओलिगोसैकेराइड में 20 से कम होते हैं, लेकिन बेसिकली जो आप ओलिगोसैकेराइड उसमें हम डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स इस तरह से ले सकते हैं। तो अप टू 20 कार्बन तक चलेगा वो, अप टू 20 कार्बन ग्रुप कंटेनिंग OH ग्रुप। इसमें हम बेसिकली डाइसैकेराइड्स को हम डिटेल में लेंगे। बहुत सारे हमने डाइसैकेराइड्स देखे हैं कि तो किन किन के कॉम्बिनेशन से वो बने हुए होते हैं। मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स का जो सफिक्स होता है उसमें हम ओज यूज करते हैं। मोस्ट सेल्स में ओलिगोसैकेराइड्स जो होती हैं वो 3 or more unit do not occur as a free entity but joined as a non-sugar molecule in glycoconjugates। देखिए ग्लाइकोकंजुगेट्स को भी मैंने डिटेल में लास्ट में सेकंड पार्ट में आप इसको समझेंगे कि ग्लाइकोकंजुगेट्स क्या होते हैं। ग्लाइकोकंजुगेट्स मतलब अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को किसी अदर बायोमोलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट कर दिया, अदर बायोमोलिक्यूल्स में मेरा रेफरेंस है प्रोटीन के साथ एसोसिएट किया है, लिपिड के साथ एसोसिएट किया है, या किसी और मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट किया। तो ग्लाइकोप्रोटीन जैसे शब्द आपने सुने होंगे, ग्लाइकोलिपिड सुने होंगे, तो ये सभी क्या होते हैं आपके ग्लाइकोकंजुगेट्स में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो पॉलीमर्स भी होते हैं, कई रेंज में प्रेजेंट होते हैं। और मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ये मोर देन 20 होंगे तो हम इसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड में 100 से 1000 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें अगर आप एग्जांपल की बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स दैट आर वेरी एसेंशियल टू performing various essential functions in our cell, in our body, like बेसिकली आपके ये प्रोटेक्शन और जो हमने डाइटरी स्टेपल की बात की थी वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो डाइटरी पॉलीसैकेराइड्स में आपके जो डाइट से रिलेटेड होते हैं, दीज आर द स्टार्च, ग्लाइकोजन, और आपके प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो सेल्यूलोज की बात करेंगे, हम काइटिन की बात करेंगे। ये हमने सारा नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पार्ट 2 है उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज स्टार्च, सेल्यूलोज बोथ कंसिस्ट ऑफ रिकरिंग यूनिट ऑफ द डी ग्लूकोज, ठीक है, बट दे डिफर इन द टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सारा एक्चुअल में हम अभी मैं इसको यहीं पे रोकती हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड हियर। this video lecture is actually related with the basics of carbohydrate. Second, monosaccharides and disaccharides. तो सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें विच आर कंटेनिंग 1 or more हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 6 कार्बन मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, यहाँ पे आप कार्बन के अकॉर्डिंग फिर इनकी नंबरिंग अलग हो जाती है, इनका नोमेनक्लेचर अलग हो जाता है। कार्बन नंबर 4, 5, 6 इस तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे किरेल सेंटर, ठीक है। किरेल सेंटर एक्चुअली आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको इसके बारे में पता होगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं किरेल सेंटर्स क्या होते हैं। तो किरेल सेंटर या किरेल कार्बन की अगर हम बात करें तो ये वो कार्बन होते हैं जिनकी वैलेंसीज, हमें पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। तो सभी वैलेंसीज, ऑल द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद द डिफरेंट ग्रुप्स। यानी सी की एक सी है, उस पे आपने अगर 4 जगह पे अलग अलग तरीके के ग्रुप बनाए हुए हैं तो दैट इज नोन एज अ किरेल कार्बन, ठीक है। और इस किरेलिटी की वजह से इनके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इफ कार्बोनिल ग्रुप, अच्छा, मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं आपके, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए कि बायोकेमिस्ट्री के शब्द में या हम कहीं भी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी हमेशा लाइक डिजॉल्व लाइक के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल क्या होता है कि एक जैसी मॉलिक्यूल जिनकी क्वालिटी, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है, जो भी आप जिसमें भी आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो, जो भी सॉल्यूट है आपका, जब आप जो भी सॉल्वेंट है जिसमें आप उसको डाल रहे हो, वो आपकी दोनों की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। लाइक हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में आपके OH ग्रुप हैं, यानी ये कैसा है आपका पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड्स हमेशा पोलर सोल्यूशन में ही जाएंगे, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूशन में ये नहीं जाएंगे, यानी लिपिड्स वगैरह में ये सॉल्युबल नहीं होंगे। जो भी एक्वस सॉल्यूशंस होंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल होगा। ये हम बात कर चुके हैं पहले। इफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एट एंड of the carbon chain, the monosaccharides is an aldose, and if the carbonyl group is at another position, तो इसमें क्या होगा, ये कीटोसिस होंगे। इसकी जब हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे मोनोसैकेराइड्स के तो वहां पे आपके ये डाउट्स क्लियर होंगे। मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड में जितने सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स आर द 2, 3 कार्बन
2 और 3 कार्बन में हम बात कर लेते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, जो कि आपका क्या है, एल्डो ट्रायोज है, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कीटो ट्रायोज है। यानी 3 कार्बन एटम की हमने बात की है। 3 कार्बन एटम में अगर CO2 ग्रुप है तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर 3 कार्बन एटम में ही आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कीटो ट्रायोज कहेंगे। मोनोसेकेराइड with 4, 5 and 6 and 7 carbon atom in their backbone are called respectively tetroses, pentoses, hexoses and heptoses. These are aldoses and ketoses of each of these chain length, aldotetroses, ketotetroses and so on, aldopentoses, ketopentoses and so on. The hexoses, which include the aldohexoses D-glucose and ketohexoses D-fructose, are the most common monosaccharide in nature. अगर हम कीटोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड, और अगर हम एल्डोज की बात करते हैं तो डी ग्लूकोज इज अगेन वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। ये शब्द आपने बहुत बार सुने हुए हैं। लाइक दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव मोनोसेकेराइड, जिसे हम एक नॉर्मल वे में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द डी ग्लूकोज एंड सेकेंड इज द डी फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज इज द एल्डोहेक्सोसिस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टर्मिनल ग्रुप पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोहेक्सोसिस में आप देख पा रहे हैं सेकेंड कार्बन जो है उसमें आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। इसी तरह से ग्लिसरल्डिहाइड ये 3 कार्बन का है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपके 6 कार्बन के हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड आपके 3 कार्बन का है जिसमें कि आपका CHO ग्रुप है, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें आपके 3 कार्बन का ही कीटोसिस है जिसमें आपके C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यानी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। एसिमेट्रिक कार्बन की हमने पहले बात की थी कि एसिमेट्रिक कार्बन में आपके क्या होते हैं, किरेल सेंटर्स। लेट मी मिनिमाइज इट, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। एक बार मैं वापस से आपको पुरानी स्लाइड में दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी एक भी किरेल ग्रुप नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड में आपका एक किरेल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे हमने जो ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट मोस्टली जो कार्बन होते हैं उसमें कम से कम एक किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है, और एक किरेल कार्बन प्रेजेंट होने का मतलब है कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। सिंपलेस्ट एल्डोजेस जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड। हम 3 कार्बन से शुरू करते हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन एंड 6 कार्बन, इतने कार्बन को हम लेकर के चलेंगे। कंटेन ग्लिसरल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक किरेल सेंटर प्रेजेंट होता है, एंड देयरफॉर अच्छा एक किरेल सेंटर होगा तो उसके कितने फॉर्म्स होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है कि इन जनरल ए मॉलिक्यूल विद n किरेल सेंटर, तो उनमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n। तो जितने आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो उतने ही पावर में चला जाएगा 2 के, ठीक है। तो इस तरह से हम किरेल सेंटर के बेस पे इनके आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड जो है इनके एक किरेल सेंटर होता है तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अगर किसी में किरेल सेंटर 4 हैं तो 16 स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी और एल की। अभी हमने बात की थी कि डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी ग्लिसरल्डिहाइड या डी हाइड्रोक्सेस्टोन फॉस्फेट। तो डी और एल शब्द का क्या मतलब होता है, ये बेसिकली आपके किसी एक कार्बन के रेफरेंस में बात की जाती है। रेफरेंस हम लेते हैं इसमें जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उस कार्बोनिल कंपाउंड से सबसे फारदेस्ट पोजीशन पे जो भी आपका किरेल कार्बन प्रेजेंट है उसके रेफरेंस में बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन चेन लेंथ जो है ये डिवाइड की जाती है मोस्ट डिस्टेंट किरेल सेंटर फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने 4 कार्बन पे दिया हुआ है, 4 कार्बन में आपका जो किरेल सेंटर है दैट इज ऑन द 3rd पोजीशन, ठीक है। तो 3rd पोजीशन वाला जो C है और फर्स्ट वाला जो C है, फर्स्ट जो C है वो आपके CHO ग्रुप है, ठीक है। तो इस कार्बन के रेफरेंस में हम D या L की बात करेंगे। तो ग्लिसरल्डिहाइड को हम आइडियल मानते हैं और बाकी जितने भी कार्बन्स होंगे
उनमें हम देखेंगे कि ग्लिसरल्डिहाइड के रेफरेंस में सेम है या ग्लिसरल्डिहाइड के रेफरेंस में अपोजिट है। अगर OH आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो हम इसे D कहेंगे, डी फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, और अगर OH ग्रुप जो है ये आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे, L फॉर्म कहेंगे। सॉरी आई वाज रॉन्ग, एक्चुअली इन राइट साइड में अगर प्रेजेंट होगा तो हम इसे D कहेंगे और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो हम इसे L आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें D फॉर्म और L फॉर्म का ध्यान में रखना होता है। मोस्टली जो आपके फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं दीज आर द D फॉर्म्स, कार्बोहाइड्रेट में आपके D फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, जब हम प्रोटीन को पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम D और L को ही बात करेंगे, वहां पे D और L भी इन रेफरेंस ग्लिसरल्डिहाइड होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में भी आपको डी और एल ग्लिसरल्डिहाइड के फॉर्म में याद रखना है। ग्लिसरल्डिहाइड में आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड तब कहेंगे जब आपका OH जो है वो आपके इसमें राइट साइड में प्रेजेंट है, और अगर लेफ्ट साइड में है तो हम इसे क्या कहेंगे, L कहेंगे। प्रोटीन में जब मैं आपको बताऊंगी वहां पे डी और L फॉर्म्स, तो वहां पे भी हम ग्लिसरल्डिहाइड का रेफरेंस याद रखेंगे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली डी फॉर्म्स होती हैं और प्रोटीन में आपकी बेसिकली L फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कार्बन में हम बात करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड, 4 कार्बन में आपके इरिथ्रोज एंड थ्रियोजेस। ये एग्जांपल आपको एज इट इज याद होने चाहिए। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन में आपके आते हैं राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज एंड लाइजोज। इन 6 कार्बन में आपके आते हैं एल्लोज, एल्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आइडोज, गैलेक्टोज एंड ट्रेलोज। इसमें भी आपके बेसिकली ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज ये आप बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं, और इनको हम डाइसेकेराइड के फॉर्मेशन में भी देखेंगे कि इन्हीं से आप डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन था। ग्लूकोज विल आइदर कंबाइन विद द गैलेक्टोज और ग्लूकोज आइदर विल बी कनेक्टेड विद द फ्रक्टोज। इस तरह से आपके डाइसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। कीटोसिस में अगर हम 3 कार्बन की बात करते हैं तो एग्जांपल आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है, और 4 कार्बन में अगर हम बात करते हैं तो इरिथ्रोलोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, एंड वहाँ पे हम ओज यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम ओज यूज करते हैं, लेकिन ल की साउंड आती है। ठीक है, उलोज, इरिथ्रोलोज। 5 कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो राइबुलोज एंड जाइलुलोज, एंड 6 कार्बन में आपके आ जाते हैं साइकोज, फ्रक्टोज, सोरबोज एंड टेक्टोज। ऑल दीज आर द मेजर एग्जाम्पल्स, और आपके ये आपके 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। आपके किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ले लीजिए, इससे बियॉन्ड नहीं पूछा जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स अगर आप अभी याद करेंगे तो आपको आगे तक बेनिफिट होगा इसका। जो भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नेट वगैरह का जो भी आप एग्जाम फेस करते हैं, उसमें इससे बियॉन्ड कार्बन नंबर नहीं पूछा जाता। एक टर्म आती है एपीमर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। एपीमर्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन एटम सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है, मैनोज लिखा हुआ है एंड गैलेक्टोज लिखा हुआ है। अगर हम इनको ढंग से देखते हैं, ग्लूकोज और मैनोज का अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि C2 पोजीशन, कार्बन नंबर 2 में जो कॉन्फ़िगरेशन है OH का वो डिफर है। ठीक है, डी ग्लूकोज में ये OH साइड में प्रेजेंट है, जबकि आपके डी मैनोज में ये आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो सिर्फ अगर एक कार्बन के रेफरेंस में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है दो शुगर का, तो हम इसे क्या कहेंगे, एपीमर्स शुगर। इसी तरह से हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अगर कंपेयर करते हैं तो ये क्या होते हैं, 4th नंबर कार्बन में इनमें कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द C4 एपीमर्स, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर ऑफ C2। ठीक है, तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू अगेन। नाउ एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट ऐसे लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते, जैसे कि हमने अभी देखे हैं 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन जो हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन में आप लेके जाएंगे तो ये इस तरह से प्रेजेंट नहीं होते, एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो साइकिल कैसे बनता है स्ट्रक्चर का, आपके एल्डिहाइड यानी आपके जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल जो ग्रुप प्रेजेंट है उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं और एक साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। ये भी आप अपनी केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ते हैं। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, हेमी कीटेल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल का अगर रिएक्शन होगा तो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा, और कीटोन और अगर अल्कोहल बनेगा तो हेमी कीटेल का फॉर्मेशन होगा। राइट, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, यहाँ पे मैंने पूरा आज को रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे ये नहीं पूछा जाता, बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट यू हैव टू बी नो।
अगेन यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि यहाँ पे हेमी एसिटल एंड हेमी कीटेल जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, दे आर नोन एज एक्चुअली एनोमेरिक कार्बन। जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हेमी एसिटल या कार्बोनिल का एटम जो है वो उसको आप क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट आपको शो करती हूँ। रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड और कीटोन्स टू फॉर्म डेरिवेटिव्स कॉल्ड हेमीएसिटेल और हेमीकीटेल which contain an additional asymmetric carbon atom and thus can be exist in two stereoisomeric forms alpha and beta। ठीक है, अभी तक हमने डी फॉर्म और एल फॉर्म की बात की थी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो उसकी वजह से एक और एसिमेट्रिक कार्बन का फॉर्मेशन होता है। देखिए एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से ही क्या होता है, डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल के फॉर्मेशन की वजह से जो आपके एडिशनल एक एसिमेट्रिक कार्बन बनता है उसकी वजह से एडिशनल स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स का प्रोडक्शन होता है और इनको हम क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा। किरेल सेंटर की वजह से जो हमारी बनी थी उन्हें हमने डी और एल कहा था। यहाँ पे ये जो बन रहा है इसे हम अल्फा एंड बीटा कहते हैं। ठीक है, अल्फा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि OH ग्रुप जो होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा लेट इसको बताती हूँ। आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ द मोनोसैकेराइड दैट डिफर ओनली इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अबाउट हेमीएसिटेल एंड हेमीकीटेल आर नोन एज एनोमर्स। ठीक है, तो वहाँ पे हमने इसको स्टीरियोआइसोमर्स कहा था। दीज आर ऑल्सो स्टीरियोआइसोमर्स बट दीज आर एनोमर्स। वहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन के रिलेशन में था तो हमने एपिमर शब्द यूज़ किया था। यहाँ पे आपके जो आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती है हेमी एसिटेल और हेमी कीटेल में, उसे हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। एंड जो हेमी एसिटेल या कार्बोनिल कार्बन होता है उसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो अल्फा एंड बीटा एनोमर्स जो होते हैं डी ग्लूकोज के, ठीक है, किसी भी आपने सोल्यूशन में ग्लूकोज को डाला तो उसमें क्या हुआ, आपके हेमी एसिटेल एंड हेमी कीटेल बने। अब ये हेमी एसिटेल एंड हेमी कीटेल दो फॉर्म्स में हो सकते हैं, आइदर विल बी एन अल्फा और इन द बीटा। तो जब आप सोल्यूशन में डालते हो तो ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा अल्फा है या ऐसा नहीं होता सारा बीटा है, इनका कुछ कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो दस अ सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज एंड अ सॉल्यूशन ऑफ बीटा D glucose eventually form the identical equilibrium mixture having identical optical properties। ठीक है, इनकी optical properties अल्फा एंड बीटा की सिमिलर होती हैं। This mixture consists of about 1/3 of D glucose। तो D glucose कितना होगा आपका, 1/3 होगा। बीटा D glucose कितना होगा आपका, 2/3 होगा। और कुछ अमाउंट में लीनियर ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा। The formation of ring structure is the result of a general reaction between the aldehyde or ketone and the alcohol to form the derivatives called hemiacetal, hemiketal, which contain an additional asymmetric carbon atom and thus can exist in two stereoisomeric forms। ये हम पढ़ चुके हैं। For example, D-glucose exists in the solution as an intramolecular hemiacetal in which free hydroxyl group at the C5 has reacted with an aldehydic C1। ये यहाँ पे शो किया हुआ है कि किस तरह से ये हेमीएसिटल और हेमीकीटल का फॉर्मेशन होता है, rendering the later asymmetric and producing two stereoisomers designated as alpha and beta। ठीक है, now I am coming to the previous slide। ठीक है, तो ये जो हमने एक लीनियर फॉर्म में देखा था स्ट्रक्चर, जो हम एक्वस में नहीं देख रहे थे, ठीक है, वहां पे हम एक लीनियर स्ट्रक्चर में देख रहे थे, दैट इज नोन एज फिशर प्रोजेक्शन। ये जो हमने स्लाइड, ये जो हमने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा है, दिस इज इन द फिशर फॉर्म। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा। अल्फा में क्या होगा, आपका OH ग्रुप जो है एनोमेरिक सेंटर पे जो प्रेजेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन या इसकी पोजीशन जो है वो आपके OH ग्रुप, जो कि आप बात करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप से जो सबसे दूर आपका किरेल सेंटर है उसमें जो OH की पोजीशन है। देखिए एक आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा किरेल सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम किस किरेल सेंटर को सेलेक्ट करेंगे, हम उस किरेल सेंटर को सेलेक्ट करेंगे जो कार्बोनिल कार्बन से सबसे ज्यादा दूर होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूर अगर है उसकी पोजीशन और आपका जो एनोमेरिक सेंटर पे जो अल्फा ग्रुप है उसमें OH की पोजीशन अगर सेम है तो हम उसे कहेंगे अल्फा, और अगर OH की पोजीशन डिफरेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, बीटा। अगेन इसको मैं रिपीट करती हूँ, हम यहाँ पे OH की पोजीशन को कंसिडर कर रहे हैं। OH की पोजीशन हम किस में देख रहे हैं,
फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन जो आपका लीनियर ग्रुप में था। एक हम पढ़ेंगे हार्वर्थ प्रोजेक्शन, हार्वर्थ प्रोजेक्शन जो आपके साइक्लिक फॉर्म में बनती है। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, लीनियर फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म को कंपेयर कर रहे हो। दोनों में ही जो आपके ये डी या एल या अल्फा एंड बीटा, ये जो दोनों पोजीशंस हैं, ये आपकी किरेल कार्बन दैट इज सिचुएटेड फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन, इन दोनों पे बेस कर रही है। दोनों में ही आपका वो किरेल सेंटर लिया जा रहा है जो आपके कार्बोनिल कार्बन से सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। तो लीनियर पोजीशन में सबसे फारदेस्ट जो किरेल सेंटर है उसकी OH पोजीशन आपके साइक्लिक में एनोमेरिक कार्बन में अगर उसके OH की पोजीशन सेम है तो आप उसे कहेंगे अल्फा, और अगर अपोजिट है तो आप उसे कहेंगे बीटा। आई थिंक ये अब आपका क्लियर हो गया होगा कि अल्फा एंड बीटा पोजीशन हम किस बेस पे इसको कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो रिंग स्ट्रक्चर आपकी बनती है। तो रिंग स्ट्रक्चर आपके दो हम बात करते हैं, एक तो 5 मेंबर्ड रिंग, एक 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग को हम कहते हैं पायरेनोज, ठीक है, और 6 मेंबर्ड रिंग को हम कहते हैं फ्यूरेनोज। दो नाम मैंने लिए हैं, पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज। पायरेनोज 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 6 मेंबर्ड है, ठीक है। इसमें आपके 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन होता है, तो ये 6 हो गया। 6 मेंबर में आपके 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन होता है। फ्यूरेनोज में आपके हम कह रहे हैं 5 मेंबर्ड रिंग है, यानी यहाँ पे 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर को अभी आगे की स्लाइड में साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आएगी, वहां पे आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो फ्यूरेनोज में आपके आप बात करेंगे 5 मेंबर्ड रिंग की, और फ्यूरेनोज में आप पायरेनोज में आप बात करेंगे 6 मेंबर्ड रिंग की। देखिए ये जो ऊपर वाला है, दिस इज द लीनियर फॉर्म एंड दिस इज नोन एज फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको हमने जब जब हमने इसको एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में बदल जाता है। यहाँ पे आप एक C कार्बन देख रहे हैं जिसे हमने कहा है एनामेरिक कार्बन, ठीक है। ये वो कार्बन है जो कि आपके इसके साथ में ये किरेल सेंटर है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है इसकी सारी वैलेंसीज जो है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो दिस किरेल कार्बन इज नोन एज एनामेरिक कार्बन। अब यहाँ पे आपके जो OH की पोजीशन है, ये आपके अगर जो फिशर प्रोजेक्शन में OH की पोजीशन है उससे सिमिलर है, तो आप इसे क्या कहेंगे, अल्फा। तो हमने इसे क्या कहा, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर इसमें OH की पोजीशन आपकी जो फिशर प्रोजेक्शन में OH की पोजीशन है उससे अगर डिफर कर रही तो आप इसे क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। पायरेनोज हमने क्यों कहा, क्योंकि ये कैसा है, 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। नाउ आई थिंक इट इज मोर क्लियर टू यू कि आप अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, इसमें एक एक लेटर से आप सेटिस्फाइड हो। अल्फा हमने क्यों कहा, डी हमने क्यों कहा, ग्लूको और पायरेनोज, ये सारा मैं आपको बहुत डिटेल में क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको डी क्यों कह रहे हैं तो आप फिशर प्रोजेक्शन को देखिए कि यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज द किरेल सेंटर दैट इज सिचुएटेड फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन, और यहाँ पे जो OH की पोजीशन है ये आपके कहाँ है, राइट साइड में है। तो जैसे राइट साइड की बात की हमने क्या कहा, इसको डी कहा। नेक्स्ट जो आप हार्वर्ड पोजीशन की बात कर रहे हो, यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें OH की पोजीशन और फिशर पोजीशन में जो OH की पोजीशन है ये सेम है, तो हमने इसे कहा अल्फा। चूंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो हमने इसे क्या कहा, पायरेनोज। चूंकि ये 6 कार्बन था टोटल, तो हमने इसे क्या कहा, ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पे 6 मेंबर्ड है, और एक्चुअल में जो ग्लूकोज है या अदर जो हमने बात की थी 6 मेंबर्ड में आपके ग्लूकोज, टेक्टोज, सॉर्बोज, ये सारे शुगर्स थे। तो इनमें सभी में OH की पोजीशन में कुछ कुछ वेरिएशंस आते हैं, उसकी बेस पे फिर इनके नॉमेनक्लेचर भी अलग अलग होते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे हार्वर्ड प्रोजेक्शन दिए हुए हैं, डी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ठीक है। तो फ्यूरेनोज को आप देखेंगे यहाँ पे 5 मेंबर्ड है जिसमें 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन है। इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। तो पायरेन रिंग एंड फ्यूरेन रिंग ये दोनों आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। जब हम डाइसैकेराइड को स्टडी करते हैं तो हम दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पायरेनोज रिंग फ्रॉम द मोनोसेकेराइड, एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है साइक्लिक, ये आपका कैसा है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन है, लेकिन ये हमेशा से लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है इन सॉल्यूशन। एक्चुअली दिस इज प्रेजेंट इन दिस
like this conformation, जिसे हम क्या कहते हैं, बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म। ये टर्मिनोलॉजीज भी आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म, दीज आर द टू conformations actually, and the conformations are the structure that can be interchanged without breaking any bond। कन्फिग्रेशन की आप जब बात करते हैं तो वहां पे आप कहते हैं कि बॉन्ड ब्रेक हुए, एक स्ट्रक्चर थी उसमें कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हुए, रीअरेंज हुए और नया स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन कन्फर्मेशन में आप क्या कहते हैं, सिर्फ बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है, देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड इज इंक्लूडेड। सो दीज आर द टू कन्फर्मेशंस, बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म। एक्चुअल में ये इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं या हम जब अपना क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इसे इट्स टाइम टेकिंग है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, लीनियर फॉर्म में लिखते हैं। बोथ आर द हार्वर्थ प्रोजेक्शंस। So thank you, this is all about the basics of आपका basics of carbohydrate, their classification and monosaccharides. In the next video lecture we will understand about the some oxidation process related with the monosaccharides, then disaccharides and polysaccharides. Thank you.